नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। ऑलरेडी जो भी हम लोग वीडियो बनाए हैं उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो वो सारे वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो लुसेंट जो बुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। तो इसके बारे में और भी चीज़ें और आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया है कि गुप्त वंश के पतन के बाद, जैसे ही जो गुप्त वंश था उसका पतन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, यानी कि उसके बाद जो नए राजवंश का शुरुआत हुआ, उद्भव हुआ, उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। ठीक है, तो ये सब प्रमुख जो मतलब नए जो वंश हुए, राजवंश, उनका उद्भव हुआ। तो उसमें प्रमुख कौन कौन से थे? तो मैत्रक हो गए, मौखरी, ठीक है, उसके अलावा पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़, ये सारे के सारे प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और यहाँ पे जो भी लोगों ने नाम देखा, जैसे कि मैत्रक हो गया, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़, इसमें सबसे अगर विशाल साम्राज्य की बात करें, ठीक है, तो सबसे विशाल साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो उसने इसमें जो सबसे विशाल की बात करें तो पुष्यभूति वंश ने किया। किसने किया? पुष्यभूति वंश के जो शासक थे वो सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। ठीक है, तो जो पुष्यभूति वंश हुआ, इसके संस्थापक का नाम भी क्या था? पुष्यभूति था। उनके नाम पे ही इस वंश का निर्माण हुआ। इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हरियाणा जो राज्य है वहाँ पे करनाल जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? करनाल। वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है थानेश्वर, वो अभी भी उसका थानेश्वर नाम है, वही उनका राजधानी था। ठीक है, वो क्या था? उनका राजधानी था। आगे दिया गया है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था। ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, तो प्रभाकर वर्धन के बारे में। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, तो ये था इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। ठीक है, तो प्रथम प्रभावशाली शासक का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टार और महाराजाधिराज जैसी जनक उपाधियां धारण की। तो इन्हें कौन कौन सा उपाधि मिला? तो एक तो मिला परम भट्टाकर, ठीक है, परम भट्टारक, और उसके अलावा महाराजा धीराज और मतलब ऐसे ऐसे इनको सम्मानजनक उपाधियां मिली, यानी कि इन्होंने इसको धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र, ठीक है, एक तो राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राज्यश्री, ठीक है, उत्पन्न हुई। तो जो प्रभाकर वर्धन थी उनकी पत्नी कौन थी? यशोमती। उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। ठीक है, बेटे का नाम क्या क्या पड़ा? तो एक थे राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, और एक कन्या जो ही जिसका नाम क्या था? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह की अगर हम बात करें तो कनौज के जो मौखरी राजा ग्रहवर्मक थे उनके साथ उनका शादी हो गया। किसका? तो राज्यश्री का। मलवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो जो मलवा का शासक था, ठीक है, कहाँ का शासक था? मलवा का शासक, जिसका नाम क्या था? देवगुप्त। उसने क्या किया कि जो ग्रहवर्मा यानी कि राज्यश्री का जो पति था उसकी हत्या कर दिया, और जो राज्यश्री थी उसको बंदी बनाकर कारागार यानी कि जेल में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। ठीक है, और उसके बाद जो अगर राज्यवर्धन की बात करें तो इसने क्या किया? ये कौन था? राज्यवर्धन भाई था राज्यश्री के। तो इसने क्या किया कि इसने देवगुप्त को मार डाला, क्योंकि उसको पता चला कि वो ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया और उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया। तो इस चीज का बदला लेने के लिए उसने क्या किया? देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ नरेश शशांक, उसने क्या किया? धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इसका मित्र था जो देवगुप्त का, उसने अपने मित्र की बदला लेने के लिए धोखा करके, जिसका नाम क्या था? नरेश शशांक, उसने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जिसको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। पॉइंट ये दिया गया है कि नोट में दिया गया है कि शशांक से
शैव धर्म का अनुयायी था। जो शशांक था वो किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। इसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया को कटवा दिया। इसने ही क्या किया था कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको कटवाया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो जो हर्ष था, हर्षवर्धन राज्यवर्धन का छोटा भाई, जब राज्यवर्धन की मृत्यु कर दिया गया किसके द्वारा? तो जो देवगुप्त का मृत्यु गौर नरेश शशांक था उसने धोखा से इनका मृत्यु कर दिया, हत्या कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि राजगद्दी पे बैठा उनका भाई जो उस समय 16 वर्ष की अवस्था में था, हर्षवर्धन। ठीक है, और अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इनको दूसरे नाम शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। और इनको कौन सा उपाधि मिला गया था? तो इनको उपाधि मिला था परम भट्टारक नरेश की उपाधि मिला था। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि हर्ष ने, ठीक है, जो हर्ष था उसने क्या किया? शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि शशांक को हरा दिया और उसका जो क्षेत्र था कनौज उस पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसने क्या किया कि जो कनौज था, ठीक है, कनौज, उसको उसने अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन टू के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। तो जो हर्षवर्धन था और पुलकेशिन इन दोनों के बीच में कहाँ पे लड़ाई हुआ? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। ठीक है, जिसमें हर्ष हार गया और चीनी यात्री जो हुएंग तसांग आया था, ठीक है, जो चीनी यात्री हुएंग तसांग आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया। तो बार बार इससे पूछा जाता है, हम लोग स्टार्टिंग के सेशन में इसके बारे में पढ़े थे, तो यहाँ भी यही पूछा जाएगा कि जो चीनी यात्री हुएंग तसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपको नाम क्या याद रखना है? तो आपका नाम याद रखना है कि हर्षवर्धन के राज्य में वो भारत आया था। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला पॉइंट दिया गया कि हुएन त्सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, तो हुएन त्सांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, और नीति का पंडित भी कहा जाता है और वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो हुएन त्सांग के बारे में पूछा जाएगा कि वो किस वजह से भारत आया था। तो वो जो हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था, जो कि अभी खंडहर है, तो उसमें वो पढ़ाई करने हेतु आया था। ठीक है, और उसके अलावा बौद्ध जो ग्रंथ है उसका संग्रह करने के लिए आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में दोनों चीनी दूत उसके दरबार में आए। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने क्या किया था कि 641 में अपने दो दूत को चीन भेजा। ठीक है, दो दूत को चीन भेजा और 643 और 645 ईस्वी में क्या हुआ कि वो जो चीनी दूत थे उसके दरबार में वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से, ठीक है, तो जो हर्षवर्धन था उसने क्या किया कि कश्मीर का एक शासक था उससे उन्होंने क्या किया था कि बुध का जो दंत का अवशेष था, यानी कि दांत का जो अवशेष था, उससे वो बलपूर्वक प्राप्त किया। क्या किया? उसे बलपूर्वक उससे उन्होंने छीन लिया था। हर्ष के पूर्वज की अगर हम बात करें तो भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। तो अगर हर्ष के पूर्वज की बात करें, जो यानी कि उनके दादा परदादा थे, वो भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएंग त्सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हर्षवर्धन क्या किया कि जो भी उनके पूर्वज थे, जो उनके देवता थे जिनको वो पूजा करते थे, जैसे कि भगवान शिव हो गए और सूर्य भगवान, उनका ही वो परम भक्त थे। लेकिन बाद में जब चीनी यात्री हुएंग त्सांग आया और उससे मिलने के बाद उन्होंने क्या हुआ किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म में दो डिपार्टमेंट था, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। तो इन्होंने महायान का जो शाखा था उससे जुड़ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि महायान से जोड़ लिया अपने आप को। अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया पॉइंट है कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो जो हर्षवर्धन थे उनके समय में जो नालंदा था, ठीक है, नालंदा, वहाँ वो महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। हर्ष के समय में प्रयाग में
प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में क्या होता था, एक प्रत्येक 5 साल पे एक समारोह का आयोजित किया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था, प्रत्येक 5 साल पे एक समारोह का आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। जो हुएनसांग था, ठीक है, वो क्या किया था, 6ठे समारोह में वहां पे वो सम्मिलित हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, किसकी रचना को किन्होंने किया है, तो याद रखिएगा किन्होंने किया है, तो बाणभट्ट ने किया है। किसने किया है, बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागादंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि प्रियदर्शिका हो गया, रत्नावली हो गया तथा नागानंद हो गया। ये जो है इन नामों के जो 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। ठीक है, तो ये जो नाटक ग्रंथ थे संस्कृत में, इसका रचना किसके द्वारा किया गया था, तो हर्ष ने इसकी रचना की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि धावक नामक एक कवि था, ठीक है, जिसे पुरस्कार देकर हर्षवर्धन ने उससे ये किताबें लिखवाया था। अब जो भी हो, मतलब यहाँ पे जो है हमें पढ़ने को मिला है तो हम लोग यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन था उसको भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। ठीक है, तो वह न तो कट्टर हिंदू ही था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। ठीक है, तो हर्ष के जो अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आत्महत्या कहा जाता था। ठीक है, तो हर्ष के जो मंत्री परिषद थे, ठीक है, तो उनके जो मंत्री थे उनको सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता, सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रांत थे और वहाँ पे जो भी मतलब जो शासन करते थे, उसका देखभाल करते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो राजस्थानीय या फिर उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है, यहाँ पे नोट में ये चीज दिया गया है कि हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ठीक है, तो हर्षचरित्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो भी प्रांतीय शासक था, यानी कि प्रांत में जो शासन करता था, उसको लोकपाल बोला जाता था। ठीक है, ऐसा किस चीज में बताया गया, तो ऐसा हर्षचरित्र में बताया गया। और हर्षचरित्र का किसके द्वारा लिखा गया, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे हमने ऊपर बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, और जो भुक्ति था उसका विभाजन जिलों में हुआ था, और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति। ठीक है, तो जिले की जो संज्ञा थी उसका क्या क्या थी, विषय थी, और जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, यानी कि जो आधुनिक तहसील जिसको बोला जाता है, आधुनिक यानी कि जिसे तहसील बोला जाता है, उसे पाठक बोला जाता था। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो नेक्स्ट इसमें दिया गया कि ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, तो शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाछटपली कहा जाता था। ठीक है, तो ग्रामाछपटली कहा जाता था ग्राम शासन का जो प्रधान होता था, जिसे अभी हम लोग मुखिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये दिया गया कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। ठीक है, तो जो भी पुलिस कर्मी थे उनको क्या कहा गया, तो पुलिस कर्मी को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। ठीक है, तो दंडपाशिक या डांडिक जो थे वो क्या थे, पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो जो मतलब अश्व यानी कि घोड़ा पे जो चलते थे सैनिक, उन्हें क्या कहा गया, बृहदेश्वर। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया, बृहदेश्वर कहा गया। और जो पैदल सेना के अधिकारी थे उनको बलाधिकृत या फिर महाबलिधिकृत कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो हर्षचरित्र को अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो सिंचाई का साधन था, उस जल पंप, उसका भी उल्लेख किया गया। और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो जो मथुरा था वह सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या था, काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे चलिए दिया गया कि हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष का मंत्री परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि
भंडी, तो भंडी जो था प्रधान सचिव था। सिंहनाद की बात करें तो प्रधान सेना मंत्री, और कुंतल की बात करें तो अश्व सेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त की बात करें तो गज सेना का प्रमुख। तो यहाँ पे जो भी मतलब मंत्री परिषद है उनको क्या बोला जाता था, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया और नेक्स्ट पॉइंट को चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। और हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा कि जो दक्षिण भारत था तो उस वहाँ के जो प्रमुख राजवंश थे उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव वंश से हम लोग इसको शुरू करेंगे और पल्लव वंश से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से जो भी चीज़ें आती जाएगी इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। आपका काम है उसको पढ़ना, समझना और अच्छे से याद रखना, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको परेशानी ना हो और आप आसानी से एग्जाम को क्लियर करके अपने और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमें पल्लव वंश से शुरू करना है। तो दिया गया कि पल्लव वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो पल्लव वंश था उसका संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु, जो कि 575 से 600 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी कांची, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ तक इतने चीज़ें क्या क्या क्लियर हुआ कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो सिंह विष्णु हुआ। कब से कब तक, तो 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। और इसकी राजधानी की बात करें तो कांची, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, वहाँ पे उसका क्या था, राजधानी था। और वो किस धर्म को मानता था, फॉलो करता था, तो वैष्णव धर्म को मानता था। अगला पॉइंट दिया गया है कि किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो जो किरातार्जुनियम नाम एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे, भारवी, वो कहाँ रहते थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में वो रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो कौन कौन हुए, तो महेंद्र वर्मन हो गए, महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन द्वितीय की बात करें तो 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम की बात करें तो 670 से 680 ईस्वी। और नरसिंह वर्मन तृतीय की बात करें तो 704 से 728। और नंदी वर्मन की द्वितीय की बात करें तो 731 से 795। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रमुख जो शासक हुए पल्लव वंश के उनका नाम दिया गया है। इसे याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया कि पल्लव वंश का अंतिम शासक। देखिए किसी भी वंश के बारे में पढ़िए तो जो दो चीज़ें ज़्यादा याद रखना है, पहला तो उसका संस्थापक और दूसरा उसका अंतिम शासक। तो अगर हम यहाँ पे पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका संस्थापक तो हमने देख लिया, कौन था संस्थापक, तो सिंह विष्णु था। ठीक है, और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक अपराजित, जो कि 879 से 897 ईस्वी तक थे। ठीक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मत विलास प्रहसन। ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना की अगर हम बात करें तो महेंद्र वर्मन ने किया था। किसने किया था इसकी रचना, तो महेंद्र वर्मन ने इसकी रचना किया था। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, वह निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है और जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो यहाँ पे महाबलीपुरम के जो एकाश मंदिर जिसे रथ कहा गया है उसका निर्माण के बारे में बताया गया है कि किसने उसका निर्माण करवाया, तो पल्लव का जो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम था उसने करवाया। और रथ मंदिरों में सबसे छोटी मंदिर की बात करें तो वो कौन थी, तो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया कि वात्पीकोंड, ठीक है, वात्पीकोंड की अगर हम बात करें तो वात्पीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। तो वात्पीकोंड की उपाधि किसने धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको धारण किया था। ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय जो भी मतलब अरबी आए और उन्होंने आक्रमण किया, तो उसके उस समय की अगर हम बात करें तो पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, तो उस टाइम पल्लव का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं के सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। तो यहाँ पे इतनी सारी उपाधियां इनको मिला था, कौन कौन सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा उपाधि दिया गया। तो एक तो हो गया शंकर भक्त, ठीक है, शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक। ठीक है, शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक। राजा सिंह यानी कि राजाओं का सिंह।
आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, ठीक है। तो ये सारे उपाधि इनको मिला। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो जो कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो जो द्रविड़ स्थापत्य कला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो कैलाशनाथ मंदिर से शुरू हुआ, जिसको किसने बनवाया, तो उसको बनवाया गया नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, और उसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। और महाबलीपुरम की अगर बात करें तो महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि 10 कुमार चरित, ठीक है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कुमार चरित्र की बात करें तो उसके लेखक कौन थे, दंडी, जो कहाँ पे रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पे तो दिया गया है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया, ठीक है। तो कांची में दो इस यहाँ पे मंदिर का बात किया जा रहा है, मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, तो इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया, तो नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया, ठीक है। नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया। प्रसिद्ध वैष्णव संत, ठीक है, जो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध वर्मन संत तिरुमंडलई अलवार की बात हो रहा है वो कौन थे, तो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, यानी कि उनके समय में ही इनका बात किया जा रहा है, उनके समय में ही ये थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पल्लव वंश का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे हमने आपको बता दिया। आगे यहाँ पे जो दिया गया है वो राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पल्लव वंश के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रकूट से हम लोग अगले जो सेशन लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एक साथ करेंगे तो ये इतिहास है, इसको ज़्यादा करने से क्या होता है एक साथ बोरिंग होने लगता है, इसलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए जाते जाते और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।